हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 9 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिया। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास से संबंधित जो टाइम होता है, जो क्लास पीडीएफ होती है और जो पेपर कटिंग होती है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, जिसमें आप अपने एडुकेटर के साथ इंगेज होकर डिस्कशन करके क्वेश्चन पूछ के क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है, जिसमें डेली बेस के आधार पर आपको पीटी और मेंस का टेस्ट दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को जज करते हैं। और तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स की प्राप्ति होती है, जिसके तहत एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 49,500 का है और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन 72,000 रुपये का है। लेकिन आप यदि मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तब आपको 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है वह 44,550 में और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आप जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है उसको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 74,500 है और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन 1,15,750 का है। और यदि यहाँ पर आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 10% डिस्काउंट के बाद 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 67,050 में और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन आपको 1,04,175 में प्राप्त हो जाएगा। साथ ही अनअकैडमी के द्वारा क्या है कि वर्ष 8 फरवरी से कई सारे बैचेज स्टार्ट किए जा रहे हैं, जो 2021 के लिए प्रीलिम्स आधारित है, जो 2022 के लिए फाउंडेशन बैच फुल कोर्स है, 2023 के लिए भी 2 वर्षों का जीएस का बैच है और एनसीईआरटी आधारित बैचेज जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हैं वो स्टार्ट किए जा रहे हैं। आप इन बैचेज में से किसी भी बैच का सब्सक्रिप्शन लेकर अपने घर बैठे अपने समय की सुविधा से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं और अनअकैडमी के मार्गदर्शकों के नेतृत्व में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही आप जो है सो अनअकैडमी के द्वारा आपके लिए कम्बो पैक का भी प्रावधान किया गया है, आपकी आर्थिक सुविधा को देखते हुए। तो यदि आप प्लस कोर्स लेते हैं ऑप्शनल पेपर का और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं जीएस का, तो यह 12 मंथ का जो है 88,705 का है और 24 मंथ का जो है यह 1,31,510 का है। और मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पा जाएंगे। इसी प्रकार यदि आप जीएस के प्लस कोर्स का भी और ऑप्शनल के प्लस कोर्स का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यह 12 मंथ का जो है 70,103 का है और 24 मंथ का जो है ये 99,680 का है। और मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करने से आप 10% डिस्काउंट को बेनिफिट प्राप्त कर जाएंगे। आप अनअकैडमी के 1 या 2 वर्षों का प्लस कोर्स का या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जीएस या फिर कम्बो पैक ले, ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें अनअकैडमी के मार्गदर्शकों के नेतृत्व। तो आइए आपका फिर से जो आधुनिक भारत है उस आधुनिक भारत में क्लास के सीरीज में आपका स्वागत है। और टॉपिक को एक कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए एक थोड़ी सी, तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग आधुनिक भारत के क्लास में चल रहे हैं और आधुनिक भारत का जो
ये सीरीज चल रहा है। इस आधुनिक भारत के सीरीज में अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी आधुनिक भारत के सीरीज में हम लोग ब्रिटिश सत्ता का जो भारत में विस्तार हो रहा था, तो ब्रिटिश सत्ता के विस्तार को हम लोग पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश सत्ता के विस्तार को। और ब्रिटिश सत्ता के विस्तार को जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हमने एक टॉपिक ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के अंतर्गत कवर कर लिया है। वो क्या है कि जो आंग्ल कर्नाटक वॉर हुआ था, तो आंग्ल कर्नाटक वॉर को हम लोग इस टॉपिक में कवर कर चुके हैं, आंग्ल कर्नाटक युद्ध को। मुझे उम्मीद है कि आप वो वीडियो देख चुके होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। और आंग्ल कर्नाटक वॉर के बाद आज इस ब्रिटिश एक्सपेंशन यानी ब्रिटिश सत्ता के विस्तार वाले टॉपिक में आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। बंगाल में जो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, तो बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार किस तरीके से, उस पर आज डिस्कशन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पीटी के दृष्टिकोण से भी, मेंस के दृष्टिकोण से, और यदि आपका इतिहास ऑप्शनल पेपर होगा तो उसके दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्व। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार को जानेंगे तो इसमें एक टॉपिक जो आप पहले 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राज्य के रूप में, जो टॉपिक हमने उत्तराधिकार वाले राज्य के रूप में कवर किया था, तो उस उत्तराधिकार वाले राज्य के रूप में हमने 3 राज्यों के बारे में पढ़ाई की थी। उत्तराधिकार वाले 3 राज्य हैं, जिसमें एक बंगाल, एक अवध और एक हैदराबाद। तो उत्तराधिकार वाले राज्य के रूप में हम लोग बंगाल राज्य का एक संक्षिप्त परिचय ले चुके हैं कि बंगाल का जो प्रांत है किस तरीके से स्वतंत्र हुआ और कैसे कैसे बंगाल एक सेपरेट राज्य के रूप में आ गया था, तो वो आप जान चुके हैं। आज हम डायरेक्ट इस टॉपिक में बंगाल में जो ब्रिटिश सत्ता का एक्सपेंशन हुआ किस तरीके से हुआ, क्या क्या प्रक्रियाएं रही, किस तरीके से प्रक्रियाएं घटित हुई है, तमाम चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उन चीजों पर जानने से पहले सबसे पहले जो बंगाल के नवाब हैं, कि नवाब का एक बार क्रम देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है अरेंज करने के लिए। तो सबसे पहले बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। औरंगजेब के समय में मुर्शिद कुली खां को 1701 में बंगाल का नवाब बनाया गया था। और फर्रुखसियर के शासनकाल में, यानी कि 1719 तक फर्रुखसियर का शासनकाल है, तो बेसिकली फर्रुखसियर के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां ने एक स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना कर ली थी। फिर 1727 से लेकर 1739 तक सुजाउद्दीन का शासनकाल है, और इसी के शासनकाल में आपको बताया था कि जो उड़ीसा बिहार सब का प्रांत है वो बंगाल में शामिल किया गया था। फिर सरफराज खां एक वर्ष के लिए 1739 से 40 के बीच होता है, और इसके बाद अलीवर्दी खां शासक बनता है। इसमें मैंने आपको एक उसमें उत्तराधिकार वाले राज्य का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि एक 1739 में युद्ध हुआ था, और वो जो 47 में युद्ध हुआ था उसको हम लोग क्या कहते हैं, घेरिया का युद्ध कहते हैं। और ये जो घेरिया का युद्ध हुआ था 1739 में, ये बेसिकली किसके किसके बीच हुआ था, तो सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच हुआ था। यह घेरिया का युद्ध सरफराज खां वर्सेज अलीवर्दी खां के बीच हुआ था। इसमें अलीवर्दी खां की विजय हुई थी, अलीवर्दी खां क्या हुआ था, जीता था, और अलीवर्दी खां के जीत के बाद वो बंगाल का नवाब बना था। फिर अलीवर्दी खां 1740 से लेकर 56 तक, 56 के बाद सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला जो है सो आपको याद होगा कि यह जो है एक युवा नवाब था बंगाल का, युवा नवाब था। युवा नवाब के साथ साथ क्या था कि यह एक जोशीला नवाब भी था, जोशीला नवाब था, युवा नवाब जोशीला नवाब था। और बंगाल को एक सुदृढ़ प्रांत के रूप में यह स्थापित करना चाहता था, बंगाल को एक सुदृढ़ प्रांत के रूप में स्थापित करना चाहता था, प्रांत के रूप में। और जाहिर सी बात है कि एक सुदृढ़ प्रांत के रूप में स्थापित करना चाहता था, तो उस समय के क्षेत्रीय शक्तियों से इसका टकराव, जिसमें अंग्रेज प्रमुख थे, होना स्वाभाविक था। सिराजुद्दौला के 1 साल के शासनकाल के बाद मिर्जाफर 3 सालों तक शासन रहता है, 1757 से 60। फिर मीर कासिम का 4 वर्षों के लिए 60 से 64, फिर 64 के बाद फिर कुछ समय के लिए मीर जाफर का शासनकाल, फिर नजीमुद्दौला का शासनकाल, फिर सैफुद्दौला का, और मुबारकुद्दौला जो हो जाएगा वो बंगाल का अंतिम नवाब था। वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर बनकर आता है, वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर बनकर आता है, तो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा क्या किया जाता है कि बंगाल में जो क्लाइव के द्वारा स्थापित पद्धति थी, क्लाइव के द्वारा जो स्थापित पद्धति थी, तो क्लाइव के द्वारा स्थापित क्या पद्धति थी कि 1765 में जब क्लाइव दोबारा
भारत आता है तो वो गवर्नर को पद धारण करके आता है, और इसके द्वारा बंगाल में तत्कालीन परिस्थितियों का सूक्ष्म मूल्यांकन करने के बाद एक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, जिसको हम लोग द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं, द्वैध शासन प्रणाली। इस द्वैध शासन प्रणाली को इसने स्थापित किया था। लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग्स का शासन काल आता है तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था कि द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके बंगाल का जो शासन है वो प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अधीन ले लिया था। बंगाल का शासन प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अधीन ले लिया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में बंगाल की नवाबी पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। ये बंगाल के नवाब का क्रम, और इसमें मैंने ज्यादा आपको नहीं बताया क्योंकि आप उत्तराधिकार वाले राज्य के रूप इसको जान चुके हैं। अब सीधे हम चलते हैं सिराज के समय, और जो अंग्रेज और सिराज के बीच टकराव होता है उस पर हम आपको लिए चलते हैं। तो उस पर जब हम लोग चलेंगे तो उससे पहले प्लासी का युद्ध मूल होगा, तो उस पर जो कुछ प्रश्न आता है आप उसको जान लीजिए, और जब क्लास में चर्चा होगी इस सेशन में तो आप इस प्रश्नों को बाद में लिखने का अपने घर पर प्रयास करेंगे। पहला जैसे प्रश्न प्लासी के बैटल पर हो जाएगा कि प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं बल्कि कि एक विश्वासघात था, टिप्पणी करें। तो हम लोग देखेंगे कैसे ये विश्वासघात था, किस तरीके से हुआ था। एक ये प्रश्न आपको अपने जहन में रखना है जिसका उत्तर आपको ढूंढना है क्लास के लेक्चर में। दूसरा, प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों को अनंत धन का स्वामी बना दिया, टिप्पणी करें। तो किस तरीके से प्लासी की जीत ने अंग्रेजों को अनंत धन का स्वामी बना दिया था, इस प्रश्न का आंसर आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा और इसका उत्तर आपको लिखना है। फिर तीसरा, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए एक शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, विश्लेषण करें। ये बंगाल के कवि एक नवीन चंद्र सेन है, नवीन चंद्र सेन का ये स्टेटमेंट है। तो किस तरीके से प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात आरंभ हुई, इसका विश्लेषण करना है, वो आपको बताना है। ये भी आपको उत्तर मिल जाएगा। और फिर एक और प्रश्न है कि प्लासी ने बंगाल तथा अंततः पूरे भारत पर अंग्रेजों के अधिकार का रास्ता खोल दिया, टिप्पणी करें या विश्लेषण करें। तो किस तरीके से ये चारों प्रश्न का उत्तर होगा। टॉपिक तो एक ही प्लासी है, लेकिन आप देखिए कि जो प्रश्न पूछने के तरीके हो सकते हैं वो कितने वे में प्रश्न जा सकता है। और जब प्रश्न पूछने के तरीके अलग होते हैं तो मटेरियल तो एक ही होगा, लेकिन उसका आंसर लिखने का जो तरीका होगा वो आपको चेंज करना होगा। तो ये आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्लासी के युद्ध के तरफ हम लोग जाएं, तो प्लासी के युद्ध की तरफ जाने से पहले क्या है कि हम लोग इस प्लासी के बैटल को किस तरीके से समझेंगे। प्लासी का युद्ध, चूंकि बंगाल में अंग्रेजी सत्ता का जो विस्तार होता है तो प्लासी के युद्ध से होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो प्लासी युद्ध है इसका एक परिचय लेंगे, प्लासी के युद्ध का एक परिचय लेंगे। प्लासी के युद्ध का परिचय लेने के बाद हम लोग प्लासी के युद्ध का जो कारण है इस कारण का विश्लेषण करेंगे कि प्लासी के युद्ध का कारण क्या था, और कारण का विश्लेषण करने के बाद हम लोग प्लासी के युद्ध के परिणाम का विश्लेषण करेंगे। परिणाम का विश्लेषण कि प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, ये हम ध्यान में रखेंगे। और इसके परिणामों को हम लोग देखेंगे कि इसका जो राजनीतिक परिणाम है वह किस तरीके से रहा था। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो इसका आर्थिक परिणाम है वह किस तरीके से रहा था। तीसरा हम लोग देखेंगे जो इसका सैन्य परिणाम है वह किस तरीके से रहा था। तो इस तरीके से इसके परिणाम को देखा जाएगा। तो सबसे पहले जब हम प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, यह युद्ध जो हुआ था यह 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को यह युद्ध हुआ था। पहले पॉइंट में आपको यह याद रखना है। 23 जून 1757 को जो युद्ध हुआ था तो पश्चिम बंगाल में गंगा की एक वितरिका है जिसको हम लोग कहते हैं भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी के किनारे यह युद्ध हुआ था, भागीरथी नदी के किनारे। और भागीरथी नदी के किनारे जो यह युद्ध हुआ था तो डिस्ट्रिक्ट के तौर पर हो जाएगा बेसिकली जो मुर्शिदाबाद जिला है, तो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से मुर्शिदाबाद जिले से 20 किलोमीटर कुछ दूर, मुर्शिदाबाद जिले से 20 किलोमीटर कुछ दूर, 20 किलोमीटर कुछ दूर आमो कुंज के निकट ये युद्ध हुआ था। आमो कुंज एक जगह हो जाएगा जहां पर ये प्रॉपर युद्ध हुआ था। तो आमो कुंज के निकट यह युद्ध हो जाएगा। और आमो कुंज के निकट जो यह युद्ध प्लासी का युद्ध हुआ था तो बेसिकली क्या है कि इस युद्ध में
नवाब के तरफ से, यानी कि जो सिराजुद्दौला था, तो नवाब के तरफ से तो ही व्यक्ति ने योग्यता पूर्वक या वीरता पूर्वक युद्ध किया था। उसका नाम था मीर मादन और मोहनलाल। मीर मादन और मोहनलाल के द्वारा जो है, मीर मादन और मोहनलाल के द्वारा एक वीरता पूर्वक युद्ध किया गया। अन्यथा जो नवाब का वजीर था, जो कलकत्ते का इस समय का प्रभारी अधिकारी होगा, सब अंग्रेजों के साथ मिल चुके थे। तो मीर मादन और मोहनलाल ने वीरता पूर्वक युद्ध किया और युद्ध में ये दोनों मारे भी गए। नवाब युद्ध के प्रारंभ में ही घायल हो जाता है और उसे बाहर निकाल लिया जाता है। फिर ये जो युद्ध होता है, तो इसमें क्या होता है कि कंपनी के तरफ से बहुत ही कम कर्मचारी मारे जाते हैं। कंपनी के तरफ से इस युद्ध में केवल 29 सैनिक मारे जाते हैं। कंपनी की तरफ से केवल 29 सैनिक मारे जाते हैं, जबकि नवाब की तरफ से कुल 500 लोग मारे जाते हैं। नवाब की तरफ से कुल 500 लोग यानी सैनिक मारे जाते हैं। और बहुत ही कम समय के लिए यह युद्ध होता है और अल्प समय में ही, कम समय में ही, अल्प समय में ही, कम समय में ही भारत के भाग्य, क्योंकि यह युद्ध भारत के भाग्य का फैसला करने वाला था, अल्प समय में, कम समय में युद्ध के निष्कर्ष निकल आए। और कम समय में इसलिए युद्ध के निष्कर्ष निकल आए क्योंकि पहले से ही एक षड्यंत्र के तहत, वो षड्यंत्र क्या था आगे चर्चा करेंगे, कि पहले ही एक षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों ने मीर जाफर से समझौता करके लिए यह तय कर लिया था कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। इसलिए मीर जाफर अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में नहीं पहुंचता है और वह युद्ध के मैदान में बाहर खड़ा होकर युद्ध के जो नतीजे का इंतजार कर रहा था, ताकि अंग्रेजों की जीत हो और हमें जो पहले ही निर्धारित प्रोग्राम है कि हमें बंगाल का नवाब बनाया जाएगा, वो हमें मिल जाए। एक षड्यंत्र के तहत ये युद्ध हुआ था और इसलिए कहते हैं कि प्लासी का युद्ध नहीं बल्कि एक विश्वासघात था, जिसमें बंगाल के जो बैंकर थे, जो कर्मचारी थे, उसने बंगाल के नवाब को अंग्रेजों के हाथे बेच दिया था। बहुत ही कम समय में युद्ध होता है और युद्ध के कुछ समय बाद क्या होता है कि जो नवाब है बंगाल का, सिराजुद्दौला, इसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो मीर जाफर का जो पुत्र है, मीर जाफर का पुत्र, इसका नाम है मीरन। मीरन के द्वारा क्या किया जाता है कि कुछ समय के बाद, युद्ध के कुछ समय के बाद, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब की हत्या कर दी जाती है। और सिराजुद्दौला की हत्या के बाद जैसे पहले तय था, उस तय प्रोग्राम के हिसाब से क्या होता है कि बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया जाता है। और जब मीर जाफर बनेंगे तो कई सारे पारितोषिक देंगे, किस तरीके से देंगे उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये संक्षिप्त एक प्लासी के युद्ध का परिचय, जो कुछ फैक्चुअल सेक्शन है कि कब हुआ, किस जगह पर हुआ, कैसे हुआ, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब मूल चीजें हैं कि बंगाल का जो ये जो प्लासी का बैटल हुआ था, इस बैटल का कारण क्या क्या था, तो उसको आप अलग पेज में चलें, कॉन्सेप्चुअलाइज ढंग से चलें। तो सबसे पहले हो जाएगा बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी के युद्ध का कारण क्या था, प्लासी के युद्ध का कारण। तो प्लासी के युद्ध का जो कारण था, पहले हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं और फिर हर एक पॉइंट का एनालिसिस करेंगे ताकि आपके पास एक जगह पॉइंट संकलित हो जाए। तो प्लासी के युद्ध का जो सबसे पहला कारण हो जाएगा, उस समय हम लोग देखेंगे कि जो बंगाल का प्रांत था, बंगाल का महत्व क्या था वो हम लोग देखेंगे। और ये महत्व जो था कई मायनों में अंग्रेजों के लिए महत्व रखता था। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो उस समय दक्षिण में इन लोगों ने आंग्ल कर्नाटक युद्ध जीत लिया था। तो आंग्ल कर्नाटक युद्ध का जो दो युद्ध हो चुका था इस समय, आंग्ल कर्नाटक युद्ध से क्या इसका कनेक्शन था, दूसरा। तीसरा हम लोग देखेंगे कि इस युद्ध के दौरान क्या होता है कि इसका जो कारण बनता है, एक कारण बनता है जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजों द्वारा जो फोर्ट विलियम की किलेबंदी की जाती है, फोर्ट विलियम की किलेबंदी की जाती है अंग्रेजों के तहत। तो फोर्ट विलियम की किलेबंदी का क्या इससे कनेक्शन है, फोर्ट विलियम की किलेबंदी। फिर इसमें हम लोग देखेंगे तीसरा, चौथा पॉइंट देखेंगे इसमें कि फोर्ट विलियम की किलेबंदी के बाद जो इस युद्ध का कारण हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्लैक हॉल ट्रेजेडी की एक घटना है, ब्लैक हॉल की घटना है। इसको भी अंग्रेजों ने, ब्लैक हॉल की घटना को युद्ध के लिए उत्तरदायी बनाया था।
और ब्लैक होल की घटना के बाद जो पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे वो यह था कि जो अंग्रेज को 1717 का व्यापारिक फरमान मिला था, वो व्यापारिक फरमान किस तरीके से दोनों के बीच युद्ध का कारण बन जाता है, उस पर चर्चा होगी। तो मूल रूप से ये आपको ध्यान में रखना है कि इस प्लासी के बैटल का जो मूल कारण है वो 1717 का व्यापारिक फरमान होगा। और यह जो व्यापारिक फरमान है यह अंग्रेजों को किसने दिया था? तो उस समय जो मुगल सम्राट फर्रुखशियर थे उन्होंने दिया था। उत्तरवर्ती मुगलों में हमने इसका जिक्र किया है कि फर्रुखशियर को एक फोड़ा हो चुका था, उसका इलाज अंग्रेज डॉक्टर ने किया था। वो एक शिष्टमंडल आया था और उस पर खुश होकर 3000 रुपये बदले में उन्होंने बंगाल से करमुक्त व्यापार करने का अंग्रेजों को अधिकार दे दिया था। हालांकि इस फर्रुखशियर ने जो ये फरमान दिया था, जिसको एक तरीके से आप दस्तक कह सकते हैं, इस दस्तक की मान्यता बंगाल के नवाब ने नहीं दी थी। इस दस्तक की मान्यता बंगाल के नवाब ने नहीं दी थी, केवल फर्रुखशियर ने इसकी मान्यता दी थी। तो सबसे पहले बंगाल, ये जो प्लासी का बैटल हुआ था, इसका जो कारण हो जाएगा, एक एक पॉइंट को आप समझिए और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो बंगाल प्रांत जो है आज भी आप देखेंगे ये उस समय का एक तरीके से उड़ीसा को लेते हुए बिहार को शामिल करते हुए पूरा का पूरा ये एरिया जो होता था उस समय क्या था कि ये बंगाल का प्रांत होता था, बंगाल का प्रांत होता था, ये उस समय का बंगाल का प्रांत था। तो बंगाल प्रांत का क्या था उस समय, यह क्या था कि एक सामरिक महत्व का प्रांत था, सामरिक महत्व का प्रांत था। और सामरिक महत्व का प्रांत होने के कारण चूंकि इसकी सीमाएं जो इसके आगे म्यांमार में भी अंग्रेजों का जो था सो विस्तार हुआ नहीं था, क्योंकि अहोम वहां पर बराबर इनका प्रतिरोध करते रहते थे। तो सामरिक महत्व का प्रांत था और इसके सामरिक महत्व को देखते हुए अंग्रेज इस पर अधिकार करना चाहते थे। दूसरा सबसे प्रमुख कारण क्या था कि महत्व के दृष्टिकोण से कि बंगाल जो था यह समुद्र तट के किनारे अवस्थित है, समुद्र तट के किनारे अवस्थित है। और समुद्र तट के किनारे अवस्थित होने के कारण क्या है कि व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से, समुद्री व्यापार और वाणिज्य के दृष्टिकोण से इसका विशेष महत्व था। समुद्री व्यापार और वाणिज्य के दृष्टिकोण से, अंग्रेजों को फैक्ट्री स्थापित करने के दृष्टिकोण से, व्यापार और वाणिज्य के दृष्टिकोण से विशेष महत्व का था, विशेष महत्व का था, ये ध्यान में रखेंगे, विशेष महत्व का था। और न केवल व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से महत्व का था, बल्कि जो बंगाल का समृद्ध कृषि और हस्तशिल्प उत्पाद था, जो बंगाल का समृद्ध कृषि एवं हस्तशिल्प उत्पाद था, हस्तशिल्प उत्पाद, तो इस हस्तशिल्प उत्पाद पर भी अंग्रेजों की नजर थी, हस्तशिल्प उत्पाद पर अंग्रेजों की ललचाई हुई नजरें थी, अंग्रेजों की नजर थी। तो बंगाल का जो यह महत्व था कि वो एक स्ट्रैटेजिक महत्व का प्रांत था, समुद्र तट के किनारे था और उसके कारण उसकी क्या भूमिका थी, और वहाँ का जो समृद्ध कृषि और हस्तशिल्प उद्योग था, जो अंग्रेजी उद्योग के लिए अंग्रेजों के यहाँ फायदेमंद हो सकता था कच्चे माल के दृष्टिकोण से, इसलिए बंगाल पर क्या था कि वो ललचाई भरी नजर से देखते थे और यहाँ पर चाहते थे कि उनका वो अधिकार कायम हो जाए, उनका अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हो जाए। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो पहला पॉइंट प्लासी के युद्ध को इस कनेक्शन से आप देखेंगे। अब हम सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कहाँ पे, 1717 का जो व्यापारिक फरमान था उसको कैसे एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे वो आपको ध्यान से देखना है। तो इस प्लासी के बैटल का जो सबसे प्रमुख कारण था वो क्या था कि जो 1717 का व्यापारिक फरमान था, ये 1717 का व्यापारिक फरमान अंग्रेज और सिराज के बीच, व्यापारिक फरमान क्या था, अंग्रेज और सिराज के बीच युद्ध का कारण बन चुका था। और इसको कैसे आपको समझना है युद्ध का कारण बन चुका था, तो ये जो था कि कंपनी को यह अधिकार था कर मुक्त व्यापार करने का, कंपनी को अधिकार था, या ध्यान से देखेंगे हम जिस शब्द का कोट कर रहे हैं वो कंपनी को अधिकार था व्यापार का कर मुक्त व्यापार करने का। और ये जो कंपनी को अधिकार था कर मुक्त व्यापार करने का, इसके लिए कंपनी को क्या था कि दस्तक, जिसको आप परमिट परमिट कह सकते हैं, दस्तक प्रयोग करने का अधिकार था, दस्तक प्रयोग करने का अधिकार था। और ये जो दस्तक प्रयोग करने का अधिकार था, इससे क्या होता था कि इनको बिना टैक्स दिए हुए कंपनी को बंगाल से सामान ले जाने और सामान ले आने की अनुमति
मिल जाती थी, ये कंपनी को था। लेकिन इस दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था। मूल कारण क्या था कि इस दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था, इस दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था। और दस्तक का दुरुपयोग कैसे हो रहा था? तो दस्तक का दुरुपयोग दो तीन रूपों में हो रहा था। पहला इसका दुरुपयोग हो रहा था कि कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए इसका प्रयोग करते थे। कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए इसका प्रयोग करते थे, निजी व्यापार के लिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यह जो फरमान दस्तक था केवल कंपनी को मिला था, सामूहिक रूप से किसी निजी कर्मचारी को नहीं मिला था। अर्थात निजी कर्मचारी यदि भारत से कोई व्यापार करता था तो उसको भी टैक्स देना पड़ता था बंगाल के नवाब को। तो वो क्या करते थे, कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी उस दस्तक का प्रयोग करने लगे थे। और इस निजी व्यापार के दस्तक के प्रयोग करने के कारण क्या हो रहा था कि बंगाल के नवाब को कर राजस्व की हानि हो रही थी, क्योंकि ये उस परमिट पर अपना सामान भी बंगाल से पार करवा लेते थे। और उस दस्तक के द्वारा जब अपना सामान बंगाल से पार करवा लेते थे तो बंगाल के नवाब यानी सिराज को क्या हो रही थी, बंगाल के नवाब को राजस्व की हानि हो रही थी, क्योंकि निजी कर्मचारी को कर देना होता था और उस दस्तक के दुरुपयोग से वो बच जाते थे। तो बंगाल के नवाब को राजस्व की हानि हो रही थी, राजस्व की हानि हो रही थी। और दूसरा इसका दस्तक का दुरुपयोग किस तरीके से ये लोग कर रहे थे, ना केवल अपने निजी व्यापार के लिए बल्कि इस दस्तक के द्वारा वो क्या कर रहे थे, भारतीय व्यापारी का भी सामान पार करवा देते थे, भारतीय व्यापारी का सामान पार करवा देते थे। और भारतीय व्यापारी का सामान पार करा देते थे तो इससे क्या होता था कि इस सामान पार करा देते थे और भारतीय व्यापारी का सामान प्राप्त करा देते थे तो इससे भी बंगाल के नवाब को कर राजस्व की हानि हो रही थी। लेकिन ये लोग बंगाल के नवाब को तो हो रहा था, लेकिन जिन भारतीय व्यापारियों का कंपनी के निजी कर्मचारी सामान प्राप्त पार करा देते थे उनसे ये कर ले लेते थे, उनसे ये कर लेते थे, यानी कि उनसे ये जो कर ले लेते थे, जो चुंगी टैक्स होता था ले लेते थे। तो इस प्रकार क्या था कि कंपनी के कर्मचारी इसमें बहुत लाभान्वित हो रहे थे। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, ये जो 1717 का व्यापारिक फरमान था ये नवाब के यानी कि सिराज और कंपनी के बीच झगड़े की प्रमुख वजह बनती है, क्योंकि ये जो व्यापारिक फरमान था केवल कंपनी को मिला हुआ था, दस्तक के प्रयोग करने का अधिकार था, जिस दस्तक के आधार पर कंपनी को बंगाल से करमुक्त व्यापार एक तरीके से करने का अधिकार था। लेकिन ये जो दस्तक था इसका दुरुपयोग हो रहा था। कैसे दुरुपयोग हो रहा था, तो कंपनी के निजी कर्मचारी अपने व्यापार के लिए इसका यूज करते थे, जबकि कंपनी के निजी कर्मचारी को दस्तक का अधिकार प्राप्त नहीं था। अर्थात यदि वो भारत के साथ कोई व्यापार करता है बंगाल में तो उसको भी वो कर देना होगा जो भारतीय व्यापारी को देने होते थे। लेकिन उस दस्तक परमिट का वो लोग यूज कर लेते थे और अपना सामान बंगाल से पार करा लेते थे और इसके कारण क्या हो रहा था कि बंगाल के नवाब को राजस्व की हानि हो रही थी, कर की हानि हो रही थी। न केवल अपने व्यापार के लिए बल्कि उस दस्तक का प्रयोग करके वो भारतीय व्यापारी का भी सामान पार करा देते थे और भारतीय व्यापारी का सामान करमुक्त पार हो जाएगा तो इससे भी बंगाल के नवाब को राजस्व की हानि होगी। और वो क्या करते थे कि जिस भारतीय व्यापारी का सामान पार करवाते थे उनसे कर उपहार आदि ले लिया करते थे और इस तरह से लाभान्वित होते थे। इस पूरे मामले में क्या था कि ये जो दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था, इस पूरे मामले में सिराज का कहना था, सिराज अर्थात सिराजुद्दौला का, सिराज का कहना था कि जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारी अलीवर्दी खां के समय में व्यापार करते थे, अलीवर्दी खां के समय में व्यापार करते थे, ठीक उसी प्रकार से वो इस समय करें व्यापार। तो अलवर्दी खान ने इन्हें दस्तक के दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी थी और न ही करने दिया था। लेकिन अंग्रेज कर्मचारी जानते थे कि जब तक वो दस्तक का दुरुपयोग नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि वो व्यापार में अधिक से अधिक लाभ नहीं कमा पाएंगे। तो ये जो दस्तक का दुरुपयोग था ये कंपनी और सिराज के बीच प्लासी के बैटल का सबसे प्रमुख कारण बन जाता है। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा तो आपने इसको देख लिया कि बंगाल के नवाब, बंगाल का महत्व क्या था, 1700 व्यापारिक का फरमान कैसे कंपनी और नवाब के बीच युद्ध का कारण बनता है।
अब आप देखेंगे तीसरे पॉइंट को, इस समय देखिए कि फोर्ट विलियम की किलेबंदी और इसका क्या महत्व है। तो इस समय क्या होता है कि भावी आंग्ल फ्रेंच प्रतिस्पर्धा को देखते हुए फोर्ट विलियम की किलेबंदी, फोर्ट विलियम की किलेबंदी, फोर्ट विलियम, कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी। तो इस समय क्या होता है, किलेबंदी, इस समय क्या होता है कि चूंकि भावी एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा होना रहता है, एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा, जो तीसरा एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा, तो एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा को देखते हुए क्या किया गया था, एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा को देखते हुए दोनों कंपनियां, यानी कि जो आंग्ल कंपनियां थी इन्होंने और जो फ्रेंच कंपनियां थी इन्होंने, दोनों ने क्या किया था कि अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर ली थी। इन लोगों ने क्या कर लिया था, अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर ली थी, जबकि फ्रेंच जो थे इन्होंने चंद्रनगर नामक बस्ती, जो यहाँ पर इनका व्यापारी कोठी था, चंद्रनगर की किलेबंदी कर ली थी। दोनों भावी संघर्ष को देखते हुए किलेबंदी कर ली थी। अब ये जो किलेबंदी था सिराज के अनुमति के बिना किया गया था, अंग्रेजों ने भी सिराजुद्दौला के अनुमति के बिना किया था और फ्रांसीसियों ने भी सिराजुद्दौला के अनुमति के बिना अपने अपने क्षेत्र की किलेबंदी कर ली थी। जब ये दोनों किलेबंदी कर लेते हैं तो सिराज, ये जो अंग्रेजों के द्वारा किलेबंदी की गई थी या फ्रांसीसियों के द्वारा, तो ये डायरेक्ट बंगाल के नवाब के संप्रभुता को चुनौती थी। एक प्रकार से बंगाल के नवाब के संप्रभुता को चुनौती थी, सोवर्जिनिटी को चुनौती थी, संप्रभुता को चुनौती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी को केवल क्या था ना कि बंगाल से कर व्याप्त करने का अधिकार था, किलेबंदी करने का तो अधिकार नहीं था। और जो वहां का नवाब है, उस नवाब की अनुमति के बिना यदि आप वहां पर फोर्टिफाइड करते हैं, ये डायरेक्ट वहां के शासक के लिए चुनौती था। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सिराज के द्वारा क्या किया जाता है, एक आदेश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, दोनों कंपनी को आदेश दिया जाता है कि दोनों कंपनी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी किलेबंदी रोक दे, यानी कि ये जो फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे थे इसकी भी किलेबंदी रोक दे। और दूसरा, फ्रांसीसी जो चंद्रनगर की किलेबंदी कर रहे थे, तो फ्रांसीसी भी अपनी किलेबंदी रोक दें, फ्रांसीसी भी अपने किलेबंदी रोक दें। सिराज के इस आदेश को फ्रांसीसियों ने मान लिया। फ्रांसीसियों ने क्या किया, तो चंद्रनगर की किलेबंदी को रोक दिया। फ्रांस के इस आदेश को, सिराज के इस आदेश को क्या किया, फ्रांसीसियों ने मान लिया, अर्थात चंद्रनगर की किलेबंदी को उन्होंने रोक दिया। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट का कनेक्शन होगा, वो क्या कनेक्शन होगा जो हमने कारणों में लिखा है। जैसे आंग्ल कर्नाटक युद्ध है, तो चूंकि जो सेकेंड एंग्लो कर्नाटक वॉर था इस समय तक समाप्त हो चुका था, और इस सेकेंड एंग्लो कर्नाटक वॉर समाप्त होने के कारण हो चुका था कि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी थी। सेकेंड एंग्लो कर्नाटक वॉर में विजय के कारण अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी थी, और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ जाने के कारण क्या था कि इन्होंने सिराज के आदेश को नहीं माना, आदेश को नहीं माना। और जब आदेश को नहीं माना, यानी कि जो फोर्ट विलियम कलकत्ते की वो किलेबंदी कर रहे थे, यानी कि किलेबंदी को उन्होंने रोका नहीं, किलेबंदी को जारी रखा। और जाहिर सी बात है कि एक तो किलेबंदी नवाब की अनुमति के बिना की जा रही थी, दूसरा जब नवाब ने आदेश दिया तो फ्रांसीसियों ने बंद कर दिया। लेकिन अंग्रेज जो कर्नाटक के युद्ध में विजय से काफी उत्साहित थे, महत्वाकांक्षी हो चुके थे, उन्होंने क्या किया था कि किलेबंदी रोकने से मना कर दिया। और जब किलेबंदी रोकने से मना कर दिया तो ये तो दूसरी बार सिराज के संप्रभुता को चुनौती हो गई। एक तो जब आपने किलेबंदी शुरू की तब आपने नवाब को चुनौती दे दिया, और दूसरा जब आपको आदेश दिया गया उस आदेश को भी नहीं मान के आपने किलेबंदी को जारी रखी, तो ये सिराज को दूसरी संप्रभुता की चुनौती थी। अब सिराज क्या करता है कि इस संप्रभुता, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए वो क्या करता है कि सबसे पहले, इसके बाद क्या होता है कि जब अंग्रेज इसको नहीं मानते हैं तो सिराज के द्वारा कलकत्ता का अभियान किया जाता है, कलकत्ता का अभियान किया जाता है। जब किलेबंदी अंग्रेज नहीं रोकते हैं तो अपनी संप्रभुता पर चोट मानकर सिराज के द्वारा कलकत्ता का अभियान किया जाता है।
और इस कलकत्ता के अभियान के बाद क्या होता है कि सिराज के द्वारा अंग्रेजों के कासिम बाजार फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया जाता है। कासिम बाजार में इनकी एक फैक्ट्री थी अंग्रेजों की। कासिम बाजार कोठी पर सिराज कब्जा कर लेता है, और न केवल कासिम बाजार कोठी पर कब्जा कर लेता है बल्कि फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लेता है। सिराज फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लेता है, और जब फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता है, यानी कासिम बाजार और फोर्ट विलियम दोनों पर अधिकार कर लेता है, तो अंग्रेजों को जान बचाने के लिए बंगाल की खाड़ी में अवस्थित एक द्वीप था जिसका नाम है फुल्टा द्वीप। इस फुल्टा द्वीप पर उन्हें शरण लेनी पड़ी, यानी यहाँ तक जो है सो सिराज को काफी सफलता मिल चुकी थी, तो फुल्टा द्वीप पर इनको शरण लेने पड़ती है। इसी दरमियान जो है, जो अंग्रेज का जो नवाब का जो बंगाल का अभियान होता है, इसी दरमियान एक घटना होती है जो प्लासी के युद्ध का कारण बनता है। तो वो चौथा पॉइंट हो जाएगा जो ब्लैक हॉल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, ब्लैक हॉल की घटना के नाम से जाना जाता है। तो जो ब्लैक हॉल ट्रेजेडी है ये किस तरीके का चीज है, ब्लैक हॉल की घटना। और ये जो ब्लैक हॉल ट्रेजेडी है, ब्लैक हॉल की घटना है, ये क्या है, किस तरीके से होता है, जो प्लासी के युद्ध का एक कारण बनता है। तो इसका जो वर्णन है एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया है। इसका वर्णन जो है एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा कि समकालीन अन्य किसी रचना में इसका उल्लेख नहीं है, इसी से आप इसकी सत्यता को समझ सकते हैं। समकालीन अन्य रचना में, समकालीन अन्य रचना में उल्लेख नहीं, समकालीन अन्य रचना में इस घटना का वर्णन नहीं है। केवल किसने किया है, तो हॉलवेल ने, उस समय के अधिकारी थे, हॉलवेल ने किया है। और ये जो ब्लैक हॉल ट्रेजेडी की घटना है जो 1756 की घटना मानी जाती है, जब ये घटना भी कब की है, 1756 की घटना मानी जाती है। और इस घटना के अनुसार क्या है कि हॉलवेल ने जो वर्णन किया है, इसके अनुसार एक सिंपल सा ध्यान में रखना है कि सिराजुद्दौला पर यह आरोप लगाया गया है कि एक छोटे से कमरे में, जिसमें कहीं से भी प्रकाश के रोशनी जाने की व्यवस्था नहीं थी, इस छोटे से कमरे में इसने क्या किया था कि लगभग 146 व्यक्ति को नजरबंद कर दिया था, 146 व्यक्ति को बंद कर दिया। और इसमें क्या हुआ कि 146 व्यक्ति को बंद करने के कारण, चूंकि इसमें ऑक्सीजन प्रकाश जाने की कहीं से जगह नहीं थी, तो दम घुटने के कारण, दम घुटने के कारण जो है इस 146 व्यक्ति में से लगभग 123 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लगभग 123 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये सिराज पर आरोप लगाया जाता है, और ये ब्लैक हॉल की घटना ठीक उसी समय घटित होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अन्य किसी भी समकालीन की रचना, जो गुलाम हुसैन की सियारुल मुतखरैन है, उसमें इसका जिक्र नहीं है। जो बंगाल के उस समय के कई कवि लेखक हैं, उन्होंने भी इस घटना का जिक्र नहीं किया है, केवल हॉलवेल के वृत्तांत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने लिखा है किस तरीके से। और आगे चलकर अंग्रेजों ने प्लासी के बैटल के लिए सिराज पर इस तरीके से भी आरोप लगाया कि इसने इस तरीके की घटना की है। तो ब्लैक हॉल ट्रेजेडी की जो घटना है, ये भी प्लासी के युद्ध का कारण बन जाता है। और उसके बाद एक अन्य कारण हो जाएगा जो सिराज और अंग्रेजों के बीच पहले से ही प्रतिद्वंदता का कारण था, वह था अंग्रेजों द्वारा, वह क्या था कि अंग्रेजों द्वारा सिराज विरोधी लोगों का संरक्षण, अंग्रेजों द्वारा सिराज के विरोधी लोगों का संरक्षण, सिराज के विरोधी लोगों का संरक्षण, सिराज के विरोधी लोगों का संरक्षण, उसको संरक्षण दे रहे थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे, जो नवाब नहीं चाहता था। तो सिराज के विरोधी लोग जिसमें शामिल थे, जिसको अंग्रेज संरक्षण दे रहे थे, इसमें सबसे पहले था उसका एक मसेरा भाई था जिसका नाम था शौकत जंग। इस शौकत जंग को वो लोग संरक्षण दे रहा था। दूसरा उसकी अपनी एक मौसी थी जिसका नाम था घसीटी बेगम। तो घसीटी बेगम को भी अंग्रेज बंगाल कलकत्ता में शरण दे रखे थे। शौकत जंग, घसीटी बेगम, फिर जो राज बल्लभ था जो सिराज का विरोधी था, तो इस राज बल्लभ को भी अंग्रेजों ने सहायता संरक्षण दे रखा था। तो ये लोग जो शौकत जंग थे, जो घसीटी बेगम थे, ये सिराज के उत्तराधिकार का विरोध कर रहे थे कि वास्तविक सत्ता सिराज का नहीं होना चाहिए अलीवर्दी खां के बाद, बल्कि शौकत जंग का और घसीटी बेगम का होना चाहिए। और ये लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और इनका सिराज से प्रतिद्वंदिता चल रहा था।
तो इसलिए अंग्रेज इनको बंगाल में संरक्षण दे रहे थे और कलकत्ते में, और सिराज नहीं चाहता था कि उसके विरोधियों को क्या हो कि बंगाल में संरक्षण दिया जाए, कलकत्ता में संरक्षण दिया जाए। तो इस तरीके से तमाम पॉइंट जो है आपको जानकारी दे दी है कि क्या क्या कारण था प्लासी के बैटल का। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको पीछे जाना होगा, तो प्लासी के बैटल के कारण में आप एक पॉइंट जो अभी मैंने बताया है उसको और ऐड कर लेंगे। और वो पॉइंट क्या आप ऐड कर लेंगे, तो प्लासी के बैटल में जो एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा छठे पॉइंट के रूप में, कि सिराज विरोधी को संरक्षण, सिराज विरोधी को संरक्षण, सिराज विरोधी को संरक्षण, सिराज विरोधी को संरक्षण। और जो सिराज विरोधी को संरक्षण दिया जाता है उसमें किस किस को संरक्षण दिया जाता है वो आपको बता दिया है। अब जब कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है नवाब, जब आप जहां से आप रुके हैं कि कासिम बाजार पर अधिकार कर लेता है, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता है और अंग्रेज फुल्टा द्वीप में शरण ले लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो युवा नवाब था कलकत्ते का प्रभारी अधिकारी बना देता है वो मानिक चंद को, कलकत्ते का प्रभारी अधिकारी बनाकर मानिक चंद को बना देता है। और मानिक चंद्र को कलकत्ते का प्रभारी अधिकारी बनाकर वो खुद मुर्शिदाबाद लौट आता है, खुद मुर्शिदाबाद लौट आता है, जो उस समय बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद, वो लौट आता है। इतनी घटना घट जाने के बाद क्या होता है कि अब अंग्रेज दो मोर्चे पर काम करते हैं। यानी कि फुल्टा जाने के बाद अंग्रेजों की जो नीति होती है उसको आप ध्यान से देखेंगे, अंग्रेजों की नीति। तो फुल्टा में जब शरण लेते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं, इसके बाद दो मोर्चे पर काम करना शुरू करते हैं। और दो मोर्चे पर क्या काम करना शुरू करते हैं, तो पहला सिराज के विरुद्ध षड्यंत्र की तैयारी, सिराज के विरुद्ध षड्यंत्र की तैयारी, क्योंकि सिराज के अभियान में उन्होंने देख लिया था कि आमने सामने की लड़ाई में वो बंगाल के नवाब को पराजित नहीं कर सकता है। जिसका उदाहरण था कि सिराज ने कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था, फोर्ट विलियम के बाद अधिकार कर लिया था और अंग्रेज को मजबूरन फुल्टा द्वीप पर शरण लेना पड़ा था। तो अब क्या था कि षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति करेंगे ये लोग, तो सिराज के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू किया, सिराज के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू किया। और सिराज के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू किया और दूसरी मोर्चे पर ये मद्रास से सैनिक आने का इंतजार करने लगे, मद्रास से सैनिक आने का इंतजार करने लगे, सैनिक आने का इंतजार। और इनका सौभाग्य था, सैनिक आने का इंतजार करने लगे, इस दो रणनीति पर ये काम करने लगे। और इनका सौभाग्य था, जैसे मैंने पहले बताया, इस समय तक सेकेंड एंग्लो कर्नाटक वॉर समाप्त हो चुका था, डुप्ले को वापस भेजा जा चुका था और एक निर्णायक स्थिति में ये लोग दक्षिण भारत में आ चुके थे। तो अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये सैनिक का दक्षिण से आने से इंतजार कर रहे थे मद्रास से, तो वैसे ही होता है कि कर्नल क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में, कर्नल क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में, कर्नल क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में क्या होता है कि अंग्रेजी सेना पहुंच जाती है बंगाल, अंग्रेजी सेना पहुंचती है। और बंगाल का जो उस समय प्रभारी अधिकारी था मानिक चंद, जो बंगाल का उस समय प्रभारी अधिकारी था जिसको नवाब बना के गया था, मानिक चंद को अंग्रेज क्या करता है, घूस दे देता है, घूस दे देता है। अब यहाँ पर देखिए षड्यंत्र, कूटनीति, हर एक तरीके का दिमाग ये लोग लगाना शुरू करता है, बिल्कुल ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं वो करना शुरू करता है। मानिक चंद को घूस दे देता है और मानिक चंद को घूस देकर अंग्रेज क्या करता है, कलकत्ता पर फिर से अधिकार कर लेता है। मानिक चंद को घूस देकर कलकत्ता पर फिर से अधिकार हो जाता है, किसका, अंग्रेज का, कलकत्ता पर फिर से अधिकार। और जब कलकत्ता पर फिर से अधिकार कर लेता है अंग्रेज, तो मजबूरन क्या होता है कि नवाब को अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ती है, नवाब को इसके बाद क्या होता है, संधि करनी पड़ती है, संधि करनी पड़ती है। और नवाब को जो संधि करनी पड़ती है, तो इस संधि को किस नाम से जाना जाता है, इसको आगे के पेज पर ले लेते हैं। मजबूरन नवाब को क्या होता है कि संधि करनी पड़ती है, और नवाब को जो संधि करनी पड़ती है मजबूरन, वो संधि कहलाता है अलीनगर की संधि कहलाती है। वो संधि कौन सी कहलाती है,
तो मजबूरन नवाब को संधि करनी पड़ती है और वो संधि होती है 9 फरवरी 1957 1757 को होती है, 19 फरवरी 1757 को। और उसको हम लोग कहते हैं अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि, कलकत्ता का नवाब के द्वारा ये नाम था अलीनगर, और अलीनगर की संधि करनी पड़ती है। तो अलीनगर के संधि की पृष्ठभूमि क्या है, एक बार फिर से इस पर आ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि जब कासिम बाजार और इस पर अधिकार कर लेता है तो अंग्रेज दोहरे मोर्चे पर काम करते हैं, सिराज के विरुद्ध षड्यंत्र और मद्रास से सैनिक आने का इंतजार। जो सैनिक आने का इंतजार किया जा रहा था तो कर्नल क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में वहां पर सेना पहुंच जाती है, और जब वो पहुंच जाती है तो अंग्रेज थोड़ा सा अब आक्रांता की भूमिका में आ जाते हैं, षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति बढ़ती है। तो सबसे पहला प्रयास उसके तहत होता है कि उस समय कलकत्ते में जो नवाब का प्रभारी अधिकारी था मानिक चंद, उसको घूस देकर कलकत्ता पर अधिकार कर लेते हैं। और कलकत्ता पर जब ये लोग अधिकार कर लेते हैं तो मजबूरन क्या होती है कि नवाब को अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अलीनगर की संधि। ये कब हुई है, 9 फरवरी 1757 को, ब्लैक होल सब की ट्रेजेडी होने के बाद। और इस संधि के तहत क्या होता है कि अंग्रेजों को पुराने सारे अधिकार वापस मिल जाते हैं। पुराने सारे अधिकार वापस मिल गए। पुराने सारे अधिकार क्या हुए, अधिकार वापस मिल गए। यानी इनको जो व्यापार करने का अधिकार था वो मिल गया था। नवाब को क्षतिपूर्ति के रूप में न रकम देनी पड़ी थी। तो इस तरीके से क्या हुआ था कि पुराने सारे अधिकार वापस मिल गए अंग्रेजों को, पुराने सारे अधिकार वापस मिल गए। लेकिन अंग्रेज यहाँ भी शांत नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि जब तक बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है तब तक वो मनमाने तरीके से बंगाल में व्यापार नहीं कर सकते। और इसी सोच ने उनको क्या किया कि जब वो समझ गए कि बंगाल में वो मनमाने तरीके से व्यापार नहीं करते, इसी सोच के तहत इन्होंने क्या किया कि सिराज के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। और सिराज के विरुद्ध जो इन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था, तो उस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे और किस तरीके से ये षड्यंत्र बनता है। तो षड्यंत्र किया गया कि उस समय जो बंगाल के नवाब का सेनापति था उसका नाम क्या था, मीर जाफर था। मीर जाफर कौन था, तो मीर जाफर जो था उस समय बंगाल के नवाब का सेनापति या मीर बख्शी के पद पर था ये मीर जाफर। और इसके साथ अंग्रेज सौदाबाजी कर लेता है कि जो युद्ध होगा आगे, क्योंकि ये पूरी माइंड गेम यहाँ पर की जा रही थी, माइंड से लड़ा था कर्नल क्लाइव और वाटसन। एक छोटी सी सेना ने, अंग्रेजों की सेना ने नवाब की बड़ी सेना को पराजित कर दिया था। तो मीर जाफर जो मीर बख्शी के पद पर था उससे अंग्रेज गैम्बलिंग करता है और यह तय कर लेता है कि सिराज को नवाब के पद से हटाया जाएगा। जो युद्ध होगा भाभी, तो उस युद्ध में मीर जाफर अपनी सेना लेकर नहीं जाएगा, और नवाब के पराजय होने के बाद जो है सो बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया जाएगा। तो ये होता है। और मीर जाफर भी ये तय करता है कि जब वो नवाब बनेगा तो अंग्रेज अधिकारियों को पुरस्कृत करेगा, क्षेत्र देगा, जो आगे देखेंगे मीर जाफर नवाब बनने के बाद करता भी है। तो मीर जाफर उस समय मीर बख्शी के पद पर था, इसको अंग्रेज अपनी तरफ मिला लेते हैं। उस समय जो मानिक चंद था, मानिक चंद वो भी क्या था, कलकत्ते का प्रभारी अधिकारी था। और कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी था, कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी। और जो कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी था इसको भी अंग्रेजों ने क्या किया था कि अपने तरफ मिला लिया था और घूस देकर कलकत्ते पर अधिकार कर लिया था। तीसरा इस समय एक बंगाल का था जिसका नाम है अमीचंद। तो अमीचंद जो था उस समय बंगाल का एक धनी व्यापारी था, धनी व्यापारी था, और इन लोगों का भी अंग्रेजों के साथ साठगांठ था। तो यह भी इस षड्यंत्र में, सिराज विरोधी षड्यंत्र में शामिल था। अमीचंद के बाद यहाँ पर एक जगत सेठ का नाम आता है। ये जो जगत सेठ था उस समय बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था। ये बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर, बंगाल का सबसे बड़ा क्या था, ये बैंकर था, बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर। इनका भी अंग्रेजों के साथ अच्छा संबंध था और सिराज के ये विरोधी थे। एक था इस समय आदिम खान था, आदिम खां। और ये जो आदिम खां था ये भी अंग्रेजों की तरफ मिल गया था, और नवाब की सेना का एक बड़ा टुकड़ी इसके नेतृत्व में रहता था। उस समय नवाब की सेना का टुकड़ी इसके नेतृत्व में था। और जो राय दुर्लभ था, राय दुर्लभ ये नवाब का कोषाध्यक्ष था।
राय दुर्लभ क्या था, कोषाध्यक्ष के पद पर था, कोषाध्यक्ष के पद पर। तो ये सभी क्या थे कि जितने भी नवाब के अधिकारी थे सब अंग्रेजों के साथ मिल चुके थे। मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिल चुका था, मानिक चंद मिल चुका था, आमी चंद मिल चुका था, आदिम खां मिल चुका था और राय दुर्लभ सभी मिल चुके थे। और एक षड्यंत्र तय कर लिया गया था कि जो आने वाला युद्ध होगा उसमें क्या होगा कि मीर जाफर अपनी सेना लेकर नहीं जाएगा, आदिम खान अपनी सेना लेकर नहीं जाएगा, और फिर युद्ध के बाद जो होगा सो जब इनकी पराजय हो जाएगी बंगाल के नवाब की, तो फिर क्या होगा कि मीर जाफर को तय प्रोग्राम के अनुसार बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। और इसी षड्यंत्रकारी पृष्ठभूमि में बंगाल के भाग्य का फैसला होने वाला, न केवल बंगाल बल्कि भारत के भाग्य का फैसला होने वाला जो प्लासी का बैटल था वो होता है। कारण आप जान चुके हैं, किस पृष्ठभूमि में होता है वो आप जान चुके हैं। तो प्लासी का बैटल होता है, और इसी पृष्ठभूमि में जो प्लासी का बैटल होता है, तो वो प्लासी का बैटल क्या होता है, कब होता है, जो आपको शुरू ही में बता चुके हैं। तो अब इसी पृष्ठभूमि में 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। पश्चिम बंगाल में गंगा की वितरिका भागीरथी नदी के किनारे होता है। मुर्शिदाबाद जिले से 20 किलोमीटर दूर आमो कुंज नामक स्थान पर होता है। इस युद्ध में जिसका कह सकते हैं कि जो परिणाम क्या होगा पहले से तय था। नवाब की ओर से मीर मादन और मोहनलाल ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, युद्ध में मारे भी गए। कंपनी के तरफ से महज 29 सैनिक मारे गए, नवाब के 500 लोग मारे गए। और अल्प समय में युद्ध का क्या होता है, निष्कर्ष निकल आता है। और युद्ध के ही बाद कुछ समय बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। और जिस तरीके से तैट षड्यंत्र किया गया था कि सिराज के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा, तो युद्ध के बाद क्या होता है कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। और जब युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, तो एक बार फिर से आप पीछे चलें जिसमें आपने बंगाल के नवाब का क्रम देखा है। तो बंगाल के नवाब का जो आपने क्रम देखा है, तो मुर्शिद कुली खां, फिर सजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, यानी कि 1757 से लेके 1760 तक क्या होता है, मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। और जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है तो वो अंग्रेजों को क्या करता है, पहले जो तय हुआ रहता है कि क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है, तो मीर जाफर क्या होता है कि प्लासी युद्ध के बाद, तो प्लासी युद्ध के बाद क्या होता है, तो तय जो पहले से षड्यंत्र किया गया था, तय षड्यंत्र के तहत क्या होता है कि मीर जाफर जो है, जो मीर बख्शी के पद पर था, मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया जाता है, नवाब बनाया जाता है, ठीक ना। बंगाल का नवाब बनाया जाता है किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और ये अंग्रेजों के हाथों की एक तरह से कठपुतली होता है। और यहीं से कहा जाता है कि जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, तो यहीं से बंगाल एक प्रायोजित राज्य के रूप में हो जाता है। एक तरीके से बंगाल एक प्रायोजित राज्य हो जाता है। प्रायोजित राज्य हो जाने का अर्थ है कि इसके बाद बंगाल के जो भी नवाब हुए, अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली, केवल मीर कासिम को छोड़ दिया जाए। और मीर कासिम ने यदि अंग्रेजों का प्रतिकार करना शुरू किया तो उसका परिणाम बक्सर का युद्ध हुआ था। तो एक प्रायोजित स्टेट के रूप में उभर कर सामने आता है। मीर जाफर को कठपुतली बनाता है, उसके बाद नजमुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारिकुद्दौला सभी अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली होते हैं। तो प्रायोजित स्टेट के रूप में आ जाता है। और बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया जाता है। और मीर जाफर बदले में क्या करता है, अंग्रेजों को, सबसे ये याद रखने की जरूरत है कि मीर जाफर के द्वारा अंग्रेजों को नवाब बनाए जाने के एवज में 24 परगने की जमींदारी दी जाती है। 24 परगने की जमींदारी दी जाती है किसको, तो मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों को 24 परगने की जमींदारी दी जाती है। और न केवल 24 परगने की जमींदारी दी जाती है, बल्कि कंपनी को भारी रकम नजराने के रूप में देता है। कंपनी को भारी रकम नजराने के रूप में, कंपनी को भारी रकम नजराने यानी पेशगी के रूप में देता है, नजराने के रूप में देता है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि न केवल उसको, बल्कि क्लाइव को, जो व्यक्तिगत रूप से षड्यंत्र किया था क्लाइव ने, तो क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से भी देता है, पुरस्कृत करता है। क्लाइव को व्यक्तिगत
रूप से भी ये क्या करता है कि लगभग 24,000 पाउंड रकम देता है, जो ब्रिटिश पाउंड उस समय था, ये क्लाइव को मिलता है। और वाटसन को भी 10 लाख रुपया मिलता है, वाटसन को 10 लाख रुपया दिया जाता है, वाटसन को 10 लाख रुपया देता है उस समय मीर जाफर, वाटसन को 10 लाख रुपया दिया जाता है। और यहाँ से व्यापार करने का करमुक्त अधिकार मिल जाता है, व्यापार कर मुक्त करने का अधिकार मिल जाता है, कोई भी कर नहीं देना, व्यापार कर मुक्त करने का अधिकार मिल जाता है। और समय समय पर और उपहार और पारितोषिक देने का मीर जाफर ने वादा किया था। तो प्लासी के बाद जो मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है, तो मीर जाफर जो बंगाल का नवाब बनता है, तो बेसिकली क्या होता है कि वह 24 परगने की जमींदारी अंग्रेजों को देता है, कंपनी को भारी रकम देता है नजराने के रूप में, पेशगी के रूप में, जो उसको नवाब बनाया था उसके एवज में। क्लाइव को भी व्यक्तिगत रूप से 24,000 पाउंड मिलता है, वाटसन को व्यक्तिगत रूप से 10 लाख पाउंड देता है, कंपनी को बंगाल से पूरी तरीके से करमुक्त व्यापार करने का अधिकार दे देता है, और यह भी वादा करता है कि समय समय पर वह कंपनी को धन उपहार पेशगी नजराना देता रहेगा, और इस आधार पर वो बंगाल का नवाब बन जाता है। तो कुल मिलाकर आप इसके बाद देखेंगे कि इससे क्या होता है कि इस युद्ध के विजय से ये भारत का एक तरीके से जो भाग्य तय करने वाला युद्ध था वो जीत लेता है अंग्रेज। हालांकि इस युद्ध में आमने सामने की युद्ध कम लड़ा गया था, क्योंकि बहुत कम समय में, बल्कि ये माइंड गेम था एक तरीके से। और किस तरीके से कलकत्ते के सभी अधिकारी को अंग्रेजों ने अपने फेवर में कर लिया था और तब वो युद्ध हुआ था, वो परिस्थिति आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो है इसमें जो मैंने आपको कुछ प्रश्न दिखाया था प्लासी के बैटल पर, तो आप उधर चलिए कि पहले आप उस प्रश्न को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था कि प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं बल्कि एक विश्वासघात था, टिप्पणी करें। तो तमाम परिस्थितियां आपने देख ली है कि युद्ध का अर्थ क्या होता है कि आमने सामने का युद्ध हो, एक दूसरे के सैनिकों के बीच युद्ध हो, कोई परोक्ष वार ना हो, तो बल्कि इसमें परोक्ष वार ही एक तरीके से हुआ था। तो किस तरीके से विश्वासघात हुआ था और किस पृष्ठभूमि में अंग्रेजों ने विश्वासघात किया था, ये आपको इसमें एक अच्छे 150-200 शब्दों में लिखना है, जितना डिमांड रहेगा उसमें। दूसरा है कि प्लासी के लड़ाई ने अंग्रेजों को अनंत धन का स्वामी बना दिया। तो युद्ध के बाद आपने देखा है कि मीर जाफर ने क्या क्या चीजें अंग्रेजों को दी, और उसके बाद भी वो जो है सो धन उपहार नजराना देने का वादा करता है। और इसके बाद जो बंगाल प्रांत था उस पर अंग्रेजों की शिकंजा मजबूत हो जाती है, और वह बंगाल जो कभी धन संपदा के लिए जाना जाता था, वह अब धीरे धीरे दरिद्रीकरण, अकाल और बीमार बंगाल के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल यहाँ से संगठित रूप से धन का संप्रेषण 1757 में प्लासी के बाद संगठित रूप से धन का संप्रेषण अंग्रेजों के यानी ब्रिटेन की ओर होने लगता है। पहले तो वो असंगठित रूप से था, अब वो संगठित रूप से होने लगा है। ये आपको इसमें बताना है। और फिर नेक्स्ट हो जाएगा इसमें कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख और काली रात आरंभ हुआ। तो कैसे किस संदर्भ में है ये आपको बताना है। तो प्लासी युद्ध के बाद जो परिणाम हुआ था, उन परिणामों को लेकर आपको ये प्रश्न का उत्तर लिखना है कि मीर जाफर नवाब बनता वो क्या देता है, उसके बाद इस युद्ध का आर्थिक परिणाम क्या होता है, इस युद्ध का सामाजिक परिणाम क्या होता है, राजनीतिक परिणाम क्या होता है, उसको लेकर आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। और फिर एक प्रश्न जो और है वो जाएगा कि प्लासी ने बंगाल अंततः पूरे भारत पर अंग्रेजों के अधिकार का रास्ता खोल दिया। तो अंतिम जो दो प्रश्न है बेसिकली वो प्लासी युद्ध के परिणाम की मांग करता है कि जब आप प्लासी के परिणाम को जान चुके हैं तब आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं अगले लेक्चर में प्लासी के परिणाम पर चर्चा करूंगा। अगले लेक्चर में प्लासी के परिणाम पर चर्चा करूंगा। अगले लेक्चर में प्लासी के परिणाम पर चर्चा करूंगा, और उसमें बक्सर भी शामिल होगा, प्लासी के परिणाम के साथ बक्सर भी शामिल होगा। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए, और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली एनालिसिस करके आपको बताया है। तो पूरी घटना क्रोनोलॉजी के हिसाब से जुड़ी हुई है, एक एक घटना का सीक्वेंस बता दिया है किस तरीके से क्या हुआ है। इसी वे में आप अपना नोट्स बना लेंगे
और फिर उसके बाद क्या है कि संक्षिप्त में अपना नोट्स ऐसे बना लीजिएगा जो आपको पीटी और मेंस दोनों में काम दे। जिसका ऑप्शनल पेपर होगा उसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर दिया है। और जो प्रश्न मैंने आपको लिखने के लिए कहे हैं, 1-2 प्रश्न आप अभी लिख सकते हैं इस लेक्चर को सुनने के बाद। और 2 प्रश्न जो है जब आप अगले लेक्चर में प्लासी के युद्ध को जान जाएँगे, तब जो है परिणाम को जान जाएँगे, तब आप उसको लिख पाएँगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। आप इसको देखिएगा, लिखिएगा और अपना नोट्स बना लीजिएगा। और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम प्लासी युद्ध के परिणाम और बक्सर के युद्ध और उसका जो परिणाम हुआ था उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।